कहानी कुर्सी की में बात करते हैं अब दिल्ली के बिल की, जिस पर चर्चा राज्यसभा के अंदर चल रही है और अभिषेक मनु सिंह भी अभी भी बोल रहे हैं। और याद कीजिएगा गृहमंत्री अमित शाह की बात जो उन्होंने लोकसभा में कही थी और कांग्रेस पार्टी को कहा था कि आपको सावधान रहना चाहिए, ये जो गठबंधन आपने किया है और एक बिल के लिए केवल जो गठबंधन किया गया है, यही जिस पर चर्चा चल रही है, ये बिल खत्म, यानी इस बिल का मामला गया और एक गठबंधन भी गया। अरविंद केजरीवाल आपको टाटा बाय बाय कर देंगे, तो वो आप समझिए कि वो तारीख आज ही है, आज हो जाएगा जो भी इस बिल का होना है और ये लगभग तय है कि ये बिल पास हो जाएगा, यानी केंद्र की जीत हो जाएगी, इसमें सरकार की जीत हो जाएगी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल इसमें बने रहेंगे, अलायंस में नहीं बने रहेंगे। जो बात कही थी अमित शाह ने वो हमको देखना होगा। और ये भी आगे चर्चा का विषय है कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तब क्या होगा। हालांकि सरकार का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पक्ष रखना होगा वो आगे की बातें हम रखेंगे, ये हमारा अधिकार है कि हम पहले ऑर्डिनेंस लाते, वो हम लाए और उसके बाद अब हम इस पर कानून बना रहे हैं, कानून हम संसद से पारित करा रहे हैं। चर्चा में और बहुत सी बातें कही जा रही है, थोड़ा सा सुन लेते हैं अभिषेक मनु सिंघवी को, फिर आगे बात करते हैं। Which provide the entire architecture for Delhi, Parliament can make laws. This was a provision put so that every time something is to be made to fill a gap, to plug a hole, you don't have to have a constitutional amendment. Parliament is sufficient to plug that hole, to reinforce the Delhi's architecture. Friends, the short point is, can you destroy or decimate that architecture and structure by resorting to a provision that says that the power is exercisable to reinforce it or implement it? ये इस प्रावधान के साथ विश्वासघात नहीं है क्या? 7A and 7B were created when implementing the true letter of you could reinforce or plug the gaps without amending the constitution. It can never be used to destroy, to supersede, to bury that architecture itself. If this ridiculous interpretation is accepted, does it mean that by this brute parliamentary majority, today you have transferred services to the central government, tomorrow you will do this for each item, electricity, parks, highways, Waqf board, labor board? Then why not have Delhi as a municipality? Why create the constitutional architecture? And that too by using clause 7, which says supplement, reinforce, implement, incidental. अभिषेक मनु सिंह भी बड़ी कानूनी भाषा में बात कर रहे हैं, एक क्लॉज पर वो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो उन्होंने एक बात बोली कि फिर दिल्ली को म्यूनिसिपैलिटी आप बना दीजिए। क्या अमित शाह जी ने ये भी कहा था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए सारे अधिकार नहीं हो सकते हैं किसी और राज्य की तरीके से, तो अब उसकी शायद उसी का जवाब वो दे रहे हैं कि फिर आप एक इस म्यूनिसिपैलिटी की तरह इसको ट्रीट कर लीजिए। बना ही देना चाहिए, ये विवाद ही खत्म हो जाए। लेकिन उन्होंने जो एक पॉइंट उठाया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए बिना ये ये भी चल रहा है। 239A के तहत आप जो है केवल पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव लाकर बदलाव कर सकते हैं। इसी को रेफर किया है सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को कि क्या सरकार को ये अधिकार है कि संविधान संशोधन के बिना ये प्रस्ताव ला सकती है। इस पर अभी कोई एतराज नहीं है कि ये सही किया कि गलत किया। सवाल ये है कि सरकार को ये अधिकार है या नहीं। अगर नहीं है तो सरकार को संविधान संशोधन विधेयक लाकर करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा लोगों के लिए समझना इस बात को जरूरी है। दिल्ली के अंदर व्यवस्था चल रही थी, अधिकारियों के ऊपर हाथ एलजी का था या केंद्र सरकार की चलती थी, अधिकारियों की ट्रांसफर, पोस्टिंग, तबादला सब कुछ के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यवस्था को बदला और कहा कि अब ये अधिकार हम राज्य सरकार को देते हैं। केंद्र सरकार तो केवल पुरानी व्यवस्था को दोबारा ला रही है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की क्या जरूरत है? जो व्यवस्था पहले थी वही तो लागू किया जा रहा है। उसी को एग्जामिन करना है कि 239A में आप ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बिना कर सकते हैं क्या? जो रूलिंग दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि सर्विसेज जो है स्टेट गवर्नमेंट को चली जाए, सरकार का कहना, केंद्र सरकार का कि ऐसा नहीं है। कैडर हमारा है, कोई पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है स्टेट का कि वो सिलेक्ट करता हो अधिकारी स्टेट का। तो ट्रांसफर, पोस्टिंग, उनकी नियुक्ति सब केंद्र सरकार के हाथ में है। अगर राज्य सरकार के हाथ में दे देंगे तो उसका नतीजा क्या होगा ये दिखाया। अच्छा, आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं संदीप पाठक, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है। इसको पहली नजर में आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें तो कुछ अटपटा नहीं है, थोड़ा सा गौर, इसलिए हम लोग बात करते हैं इस पर। संदीप पाठक ने कहा कि यह बिल जो है अरविंद केजरीवाल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए लाया गया है। अगर वो ये कहते हैं कि दिल्ली की सरकार को काम नहीं करने देना चाहती है, कि दिल्ली की सरकार जनसेवा करेगी, उसका श्रेय अरविंद केजरीवाल को मिलेगा, बात समझ में आती। एक बिल अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक यात्रा के आड़े आ जाएगा, यह अजीबोगरीब तर्क है।
अरविंद केजरीवाल पार्टी के नेता हैं, अब वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कई राज्यों के अंदर चुनाव लड़ेंगे, ये एक बिल से उनका सारा भविष्य, राजनीतिक भविष्य तय हो जाएगा? नहीं, राजनीतिक भविष्य तो तय हो रहा है ना। अगर अरविंद केजरीवाल राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर वो सारे निर्णय नहीं ले पाएंगे जो दूसरे मुख्यमंत्री लेते हुए दिखेंगे। और मैं एक बात याद दिलाता हूं, ये जरूर याद रखना चाहिए लोगों को, जब 2015 में अरविंद जी मुख्यमंत्री बने, 4-4.5 साल दिल्ली में राजनीति की उन्होंने। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हरदीप पुरी के साथ जब वो एसटीपी के उसके प्लांट के उद्घाटन के समारोह में थे, आप लोग खोज के पढ़िए, तो उन्होंने कहा कि हमने राजनीति की लेकिन अब नहीं करेंगे। कब ये कहा उन्होंने? जब 2019 के लोकसभा चुनाव में साफ हो गए और उसके बाद हरदीप पुरी बने शहरी विकास मंत्री और कार्यक्रम में एक साथ थे, तो अखबारों की हेडलाइन बनी कि अरविंद जी ने कहा कि अब हम राजनीति नहीं करेंगे, मिलकर साथ काम करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि दरअसल आज जो ये राज्यसभा और लोकसभा में जो हमको देखने को मिल रहा है, जो लोकसभा में वोटिंग हो चुकी है, अभी राज्यसभा में होगी, अरविंद केजरीवाल की निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से अधिकारी लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। अरविंद केजरीवाल की निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या केंद्र सरकार दिल्ली के अधिकारों में दखल दे रही है? क्योंकि अगर वो राजनीति नहीं होती तो मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, शीला दीक्षित, अगर इनमें से किसी को समस्या नहीं हुई, दिल्ली की सेवा क्या इनमें से किसी ने नहीं की? और शीला जी के समय में तो दिल्ली सचमुच इतना काम हुआ, अरविंद जी के समय में आके ठप हो गया। इसका मतलब यही हुआ ना कि पॉलिटिकल वेंडेटा अरविंद जी की तरफ से है। तो संदीप पाठक ठीक कह रहे हैं, ये वाले अधिकार रुक जाएंगे तो फिर वो करेंगे क्या? पॉलिटिक्स पहले एक्सपोज हो गई, सर्विसेज का अधिकार रह नहीं गया। मैं दूसरे तरीके से समझना चाह रहा था अरविंद केजरीवाल। मैं तुलना आप कहेंगे कि नहीं हो सकती, मैं कह रहा हूं कि जिस रोल में सोनिया गांधी है अपनी पार्टी के लिए, आज कांग्रेस पार्टी की कुछ राज्यों में सरकार है। सोनिया गांधी को जरूरत नहीं है ना कि सोनिया गांधी कोई राज्य चलाए। सोनिया गांधी पार्टी देखती है। सोनिया गांधी के अंडर भगवंत मान से कब डर लग रहा है? वही कह रहा हूं, मुख्यमंत्री सोनिया गांधी के अंडर काम करते हैं। राहुल गांधी की बात सुनते हैं उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री। तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री होने से ही सब कुछ थोड़ी हासिल है। पंजाब में अगर भगवंत मान की सरकार है तो वो भगवंत मान उनके नेता हैं, अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के नेता है। नहीं, लेकिन उनकी राजनीति दिल्ली सरकार से ही चल रही है। ये जो विज्ञापन का पैसा है, ये जो घोटाले का पैसा है, पार्टी चलाने के लिए उसकी जरूरत है, इसलिए मुख्यमंत्री रहना जरूरी है। किसी दूसरे को सौंप देंगे, भरोसा नहीं, जो राजनीति का जनरल ट्रेंड है कि परिवार के अलावा किसी को भरोसा नहीं, किसी पर भरोसा नहीं, या अपने अलावा किसी पर भरोसा नहीं। तो अरविंद केजरीवाल, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया ही विज्ञापन का, उन्होंने रैपिड रोल के में प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा देने से मना कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जरा 3 साल का अपना बताइए विज्ञापन पर कितना खर्च किया है। 1000 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना खर्च कर सकते हैं विज्ञापन पर, तो इस प्रोजेक्ट में क्यों नहीं दे सकते? तो फिर देना पड़ा। तो ये सब नहीं कर पाएंगे ना। वो तमिलनाडु में विज्ञापन छप रहा है दिल्ली सरकार का, किस लिए, किसके लिए? उसके अलावा आप मैनिपुलेट करते हैं मीडिया को, खिलाफ खबर छपेगी, विज्ञापन बंद कर देंगे। यहां तक कि एक बड़े मीडिया हाउस को धमकी दी गई, एक छोटी सी खबर खिलाफ छपी थी उनके परिवार के बारे में, कहा गया कि बुलडोजर से गिरवा देंगे पूरी बिल्डिंग। उस रिपोर्टर को निकाला गया नौकरी से। तो ये सब ताकत जो है मुख्यमंत्री रहते हुए ही है। तो ये जो न्यूसेंस वैल्यू वाली ताकत है वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो नहीं होगी। तो ये काम वो डेलीगेट भी नहीं कर सकते, किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं। किसी को कहते हैं कि भाई तुम दिल्ली देखो, मनीष सिसोदिया थे अभी तक। कर पाते तो खुद राष्ट्रीय संयोजक तो हैं ही। मैं वही कभी-कभी सोचता हूं कि आप बदलाव कर दिया। और मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं, जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो ये ऐसी पहली पार्टी थी कि अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि हम हमारी पार्टी के अंदर लोकपाल अपॉइंट कर रहे हैं। और एडमिरल रामदास को लोकपाल अपॉइंट किया था पार्टी के अंदर कि पार्टी के अंदर कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। और बाद में जब इनके सारे कार्यकारणा में शुरू हुए तो एडमिरल रामदास आज कहाँ है? आज पार्टी के अंदर का लोकपाल उन्होंने हटा दिया है। तो मुझे लग रहा है जो ईमानदारी की बात करके केजरीवाल आए थे और पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेसी लाने की बात कर रहे थे, आज पार्टी पे पूरा कब्जा करके बैठ के उन्हें भी किसी पे भरोसा नहीं है। उनके साथ के सारे साथी चले गए, योगेंद्र यादव चले गए, प्रशांत भूषण चले गए,
और भी उनके साथ जो साथी थे पुराने, समीर जी, मुझे लगता है ये थोड़ी जाती भी है अरविंद केजरीवाल के साथ। भाई ये जैसे बाकी दल वैसे उनका दल है, पार्टी उन्होंने ही तो आप बनाई बोलो ना, मत ना, आपने पार्टी क्यों उनकी अपॉइंट है। किया? नहीं लेकिन स्वीकार है, लेकिन अगर आपने घोषणा कर दी कि हमारे पार्टी के अंदर लोकपाल होगा, एडमिरल रामदास जैसे व्यक्ति को आपने लोकपाल अपॉइंट किया कि पार्टी के अंदर कोई गलत काम नहीं हो, कोई करप्शन ना हो, ये पूरा देखेंगे, आपने उनको क्यों हटा दिया? जब आपने देखा कि वो आपके काम में हस्तक्षेप कर सकते हैं, आप शराब के ठेके में कोई खेल नहीं कर सकते, या आप दूसरी तरीके से प्रजातांत्रिक तरीके से पार्टी नहीं चला सकते, आपको पार्टी का सर्वेसर्वा बने रहना है, तो आपने रामदास को हटा दिया। नहीं, आप ये कह सकते हैं ये वो जो बड़े बड़े वादे करके आए थे या जो शिक्षिता की बातें करते थे वो अब कहाँ, लेकिन अब जैसे बाकी पार्टियां, जैसे केजरीवाल को पता था कि पुलिस उनके पास नहीं है, वो क्यों चुनाव के पहले बोलते थे कि मैं आऊंगा तो पुलिस वाले अगर रिश्वत देंगे तो आप रिकॉर्डिंग कर लेना, मुझे भेज देना, मैं कार्रवाई करूंगा, जबकि पुलिस तो उनके पास थी भी नहीं। ये उन्हें पहले से मालूम था कि सत्ता में आने के बाद भी पुलिस मेरे पास नहीं वाली, लेकिन ये भ्रम क्रिएट करना कि पुलिस वाला अगर रिश्वत देगा मांगेगा तो आप रिश्वत दे देना, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, हमें दे देना, हम कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि जनता को भ्रमित करते रहे और एक बहुत अच्छा गवर्नेंस देने का एक जनता को झांसा दिया, लेकिन अब जनता समझ गई है और केजरीवाल की यही हड़बड़ाहट है कि अब उन्हें लग रहा है कि अब उनके यहाँ से सब निकलते जा रहा है। नहीं, लेकिन ये देखिए, रिकॉर्डिंग वाला तो एक तरीका होता है ना। उन्होंने बताया था भाई कि सब 20-20 करोड़ रुपया सारे विधायकों के लिए, वो रिकॉर्डिंग मिली क्या आज तक? मनीष सिसोदिया को भारतीय जनता पार्टी खरीद रही, मुख्यमंत्री बना रही, वो रिकॉर्डिंग मिली क्या? तो ये सब कहा जाता है। मुझे लगता है कि राजनीति में अरविंद केजरीवाल ने उन सारी चीजों को, जिसको हम कहते हैं ना कि प्रवीण हो जाना, वो प्रवीणता दिखाई। अब लोग उस पर सवाल खड़ा करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं शायद इस वक्त, जरा सा सुनते हैं जरा सा। और मैं ये कह रहा हूं कि अभी मैंने कितना सुंदर सामंजस्य देखा कि उन्होंने कहा कि समय कम हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी वालों ने कहा हम भी समय देने को तैयार हैं। सारे विपक्ष को देख के विस्मय होता है कि कांग्रेस पार्टी, जिसका कि 3 राज्यों में स्थिति यह रही कि गुजरात में वोट हाफ कर दिया, बिल्कुल बता रहे हैं, सुनिए तो, अरे सुनिए तो, बता रहे हैं। Sorry, गुजरात में members, का वोट one second. Dr. Abhishek Singhvi was heard in rapt attention. This is the decorum of the house. No. Yes, I am coming to that, sir. Let me Do not complete get the into story. disruptive mode. Dr. तो मैं कहना चाहता Sudhanshu हूं Trivedi. कि ये लोग किस तरीके से आए हैं साथ में। अरे साहब, बहुत सारे शेर बोले थे, वो ऑर्डिनेंस के पार्ट नहीं थे, हम भी बता रहे हैं आपको। I will have to name you. देखिए, इनकी I स्थिति will ये have to है name you. कि You have got it as अरे a साहब, habit क्या शिद्दत दिख to रही rise and है make a एक दूसरे point. को सपोर्ट करने में। देखिए, इनकी स्थिति ये We है, want गुजरात में decorous debate here. Doctor said many things, maybe digestible, maybe indigestible. Dr. Sudhanshu Trivedi. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि गुजरात में कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में साफ कर दिया और आपने इनको माफ कर दिया। और उसके माफी के बाद भी मुझे लगता है, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा था, तो मैं भी ये कहना चाहता हूं, आप साथ में आए हैं दिल्ली के इस बिल पे, दिल्ली की जनता के लिए आए हैं या किसी और कारण से आए हैं, ये दिल्ली की समझदार जनता समझती है। तो मैं भी एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि जमीर भी मर जाते हैं। अब यह एक संवैधानिक विषय है, संवैधानिक विषय है कि यह जिस प्रकार से संविधान में लागू होना चाहिए, परंतु उसके साथ राजनीतिक टीका टिप्पणी की जा रही है, तो एक सैद्धांतिक विषय भी आता है। तो मैं संवैधानिक और सैद्धांतिक दोनों विषयों का जवाब दूंगा। आई विल रिप्लाई बोथ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में बहुत स्पष्ट किया था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, यह एक विशेष श्रेणी का यूनियन टेरिटरी है, यानी विशेष श्रेणी का संघ शासित राज्य है। वैसे मुझे लगता है संघ शब्द आते ही बेचैनी ज्यादा हो सकती है दूसरी तरफ, और संघ शासित से बेचैनी और हो सकती है, इसलिए मैं यूनियन टेरिटरी वर्ड प्रयोग करूंगा। इट इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ यूनियन टेरिटरी। और वैसे भी आजकल अंग्रेजी के प्रति मोह बहुत ज्यादा है, क्योंकि अपने गठबंधनों का भी नाम अंग्रेजी में ही ज्यादा रखा जा रहा है। संविधान में जो भाग 8 में उल्लिखित, वैसे तो जब मैंने टीवी चर्चा के दौरान कई बार विपक्ष के लोगों से INDIA का हिंदी फुल फॉर्म पूछा, तो पहले दिन तो लोग गूगल देख के भी नहीं बता पाए। खैर, अब मैं कहना चाहता हूं कि संविधान के भाग 8 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार
अरे सुनिए माननीय, देखिए संविधान के भाग 8 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार अनुच्छेद 239 से 242 तक संविधान में इस विषय का पूर्ण वर्णन है। अनुच्छेद 239 में इसका विशेष प्रावधान किया गया है। यदि उसके क्लॉज को 239 को देखें तो संसद को दिल्ली संघ राज्य यूनियन टेरिटरी से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के जिस निर्णय का बार बार उल्लेख किया जाता है और हमारे विरोधी उसको अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं, उसमें भी बहुत साफ देख लें कि 105 पेज के उस निर्णय में कहीं पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के द्वारा दिल्ली के बारे में कानून बनाए जाने के विषय के ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की है। इसके बाद भी न्यायालय के आदेश में पैरा 161 और 162 को कई बार उल्लेख किया जाता है, परंतु यदि पूरे संदर्भ में देखें तो पैरा 86, 95 और पैरा 164F को पढ़ें तो वहां पर संसद के द्वारा दिल्ली के संदर्भ में किसी भी विषय के ऊपर कानून बनाने की शक्तियों का विधिवत अनुमोदन है, कहीं पर निगेशन नहीं है। और स्पष्टता के साथ इसकी आवश्यकता क्यों थी? ताकि शासकीय आदेश को एक विधायी शक्ति भी मिल सके, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को एक लेजिस्लेटिव पावर भी मिल सके। इसलिए उस अस्पष्टता को दूर करने के लिए टू रिमूव एनी एन आयोटा ऑफ सस्पिशन ये आवश्यक था। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। अब कई बार लोग कहते हैं साहब अध्यादेश की आवश्यकता क्यों थी? वैसे तो माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस विषय को लोकसभा में बताया था। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कि 19 तारीख को अध्यादेश क्यों आया। शायद उन्हें ध्यान हो कि दिल्ली सरकार में जैसे ही चंद दिनों में ताकत मिली तो सबसे पहले किन फाइलों के बारे में, सतर्कता के साथ सतर्कता विभाग की फाइलों के बारे में कार्रवाई की गई। मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार सतर्कता सचिव ने यह रिपोर्ट किया कि रात 9 बजे मंत्री के द्वारा उनको कॉल किया गया, सुबह 3 बजे तक वह कार्रवाई चलती रही, 76 से अधिक फाइलें मंगाई गईं और उन्होंने उपराज्यपाल महोदय को यह आशंका भी व्यक्त की कि उसमें कई ऐसी फाइलें थीं जो कि गोपनीय थीं और उसके अनुसार उन फाइलों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ भी संभव है। अब मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि दिल्ली में बाढ़ आई तो दिल्ली फ्लड कंट्रोल अथॉरिटी की बैठक तो 2 साल से नहीं हुई, मगर विजिलेंस की फाइलें ओवरनाइट सर्च की गई। तो मेरे विचार से, और ये सर 16 और 17 मई की रात का था, तो मानी हुई बात है जब ऐसी परिस्थिति नजर आएगी तो उसके 1-2 दिन के अंदर अध्यादेश की आवश्यकता महसूस होगी। यहां मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी पे नियंत्रण की बात आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा की जाती है, तो ये लोग तो अपनी एक पैरेलल ब्यूरोक्रेसी भी बना चुके हैं। क्योंकि अनेक प्रकार के समाचार पत्रों में आया है कि कई ऐसे लोग जो कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो सरकारी पदों पर भी विद्यमान हैं और सरकारी पदों पर रहते हुए सरकारी शक्तियों का भी उपयोग कर रहे हैं। वैसे ये लोग बहुत दावा करते हैं कि इन्होंने बहुत सारी चीजें फ्री दिया, कुछ 100 रुपए दिल्ली की जनता को कुछ मामलों में फ्री मिला और अपने लोगों को कई मौकों पे, कई जगहों पे, दर्जनों से ऐसे लोग हैं जिनको लाख लाख 1.5 लाख की तनख्वाहें मिली। और यदि आरोपों को देखा जाए तो करोड़ों रुपए के घोटालों के आरोप हैं। एक कहावत होती है, माले मुफ्त दिले बेरहम। तो मैं कहना चाहूंगा इनकी तो स्थिति यह है कि माले मुफ्त दिले बेरहम, दिल्ली पे सितम और करोड़ों हजम। अब एक और बात जो ब्यूरोक्रेसी के नियंत्रण की बात है, तो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, इस दिल्ली प्रदेश में एकमात्र ऐसा प्रकरण हुआ जो पूरे देश के इतिहास में बहुत विचित्र था कि दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के अंदर अपने साथ मैन हैंडलिंग का आरोप लगाया। मेरे विचार से पूरे भारत के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा कि इस प्रकार की बात, इस प्रकार का आरोप लगा हो और वह भी मुख्यमंत्री की उपस्थिति में लगा हो। यह दर्शाता है कि ब्यूरोक्रेसी को नियंत्रण करने की जो छटपटाहट है उसमें वास्तविकता में वो फितरत क्या है। और मैं एक टेक्निकल पॉइंट कहना चाहता हूं, दिल्ली का कोई स्टेट कैडर नहीं है, जैसे राज्यों का कैडर होता है तो राज्य का मुख्यमंत्री उस कैडर को नियंत्रित करता है। जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी होते हुए यूनियन टेरिटरी कैडर में आते हैं, जब वो सारे राज्यों में, सारी केंद्र शासित राज्यों में उनका स्थानांतरण हो सकता है, तो मैं आपके माध्यम से विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि यदि दिल्ली के एक अधिकारी का ट्रांसफर गोवा होना है और दिल्ली के सीएम की उस पर एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी तो यह कैसे संभव हो सकता है?
इसलिए यह आवश्यक है कि इस विषय के ऊपर केंद्र सरकार की शक्तियां परिभाषित हो। अब एक दूसरी बात भी है, दिल्ली में स्टेट कैडर भी नहीं है, यानी जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और राज्य के कैडर होते हैं, तो यहां भी दानिश कैडर है। यानी दानिश कैडर में भी 3-4 यूनियन टेरिटरी आती हैं, दमन दीव और अन्य। अब दानिश कैडर के एक अधिकारी की जरूरत यदि अंडमान में या दमन दीव में भी होगी और दिल्ली का मुख्यमंत्री यह तय करेगा, तो क्या यह संवैधानिक दृष्टि से उचित है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने जो यह विषय रखा है वो पूरी तरीके से उचित है। अब दुरुपयोग की बात में मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इनकी वास्तविक मंशा क्या थी। दिल्ली में एक जनरल फाइनेंशियल रूल 2019 है। राज्यसभा में चर्चा चल रही है दिल्ली के इस सेवा बिल पर, गृहमंत्री भी बैठे हुए हैं, आपने वहां देखा। तो अब दोनों तरफ से बातें अपनी अपनी कही जाएंगी, अपने अपने तर्क जो हैं वो दिए जाएंगे। लेकिन एक बात जो भी सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे थे वो बोलते हुए कि उन्होंने जुगलबंदी देखी कि जितने आम आदमी पार्टी के यहाँ सांसद थे उन्होंने भी अपना बोलने का समय अभिषेक मनु सिंघवी को दे दिया कि आप ही बोलिए हमारी तरफ से। इससे जुड़ी एक खबर आपको बता दें, ईसूदान गढ़वी जो गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने अभी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा का चुनाव हम और कांग्रेस पार्टी मिलकर के लड़ेंगे गुजरात में। गुजरात के लिए कह सकते हैं, तो उसको उन्होंने ऑफिशियल कर दिया है कि हम गुजरात में कांग्रेस पार्टी के साथ मिल करके चुनाव लड़ेंगे। अभी इस पर अभी तंज भी कर रहे थे भाजपा के सांसद कि जिन्होंने वोट हाफ कर दिया गुजरात के अंदर, पंजाब में साफ कर दिया, दिल्ली में जिन्होंने साफ कर दिया, उनके साथ मिलकर अब आप लोगों को चुनाव लड़ना पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।